बांग्लादेश में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, निशाने पर हिंदू है और भारत के लिए कैसे खतरा बढ़ चुका है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, कर्नल दानवीर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी मुल्क है, लेकिन चिकन स्नैक की भी बहुत चर्चा हो रही है क्योंकि भारत के लिए खतरा ज़्यादा बढ़ चुका है। आप पूरा ये जो टॉपिक है इसको समझाइए और किस तरीके से अब हमें आगे कदम उठाने की ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहले जो चिकन स्नैक सोशल मीडिया पे भी बहुत चल रहा है, लोग भी बहुत सवाल पूछ रहे हैं और इसको कॉन्टेक्स्ट में लेके आया और जो हाईलाइट करने वाला आदमी है वो दिल्ली राइट्स के टाइम में शर्जील इमाम था। शर्जील इमाम ने पहली बार इसका जिक्र किया कि अगर हम चिकन स्नैक को बंद कर दें तो पूरा नॉर्थ ईस्ट घुटनों पे आ जाएगा, समथिंग लाइक दैट। सेसेशनिस्ट भाषण था वो और उसी के चलते उसके खिलाफ केस भी हुआ है। और वहीं से क्यों लेते हुए हैदी, जो कि एक इस्लामिस्ट एक्टिविस्ट था, वो मारा गया और उसकी भी मंशा यही थी कि भारत के चिकन स्नैक पर कब्जा कर लिया जाए। वो ग्रेटर बांग्लादेश का सपना लेता था, वो सपना बेचता था और उस तरीके के नक्शे भी लोगों के सामने रखता था कि ये है ग्रेटर बांग्लादेश, जिसके अंदर आसाम भी उसका हिस्सा था और चिकन स्नैक उसका हिस्सा, उस ग्रेटर बांग्लादेश का हिस्सा था। व्हेन आई से आसाम, इट इज द होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट। और जब यूनिस चाइना में गए तो वहां भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि भारत का नॉर्थ ईस्ट जो है वो एक लैंडलॉक्ड इलाका है। अगर समुद्र का रास्ता कहीं से गुजरता है, निकलता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश से होकर निकल सकता है और समुद्र की जो मेन पावर है बे ऑफ बंगाल की, वो बांग्लादेश है। तो बेसिकली ये कहीं ना कहीं थॉट प्रिवेल कर रहा है और ये प्रिवेल एक किस्म के एक्साइटमेंट पैदा करता है जो कि एंटी इंडिया लोग हैं और उस एक्साइटमेंट के चलते आप देख रहे हैं कि किस लेवल तक बहरान भी पाकिस्तान में, उस करेक्शन अफगानिस्तान में देखने को मिल रहा है। और जिस हिंदू की डेथ की बात हुई, बात यहाँ पर हिंदू की नहीं है। हादी की बहन का स्टेटमेंट एक दिन के बाद आया जिसमें उसने कहा कि 200 साल से ये जंग चल रही है। किस हिसाब से उन्होंने 200 साल का तो यही तो सर होता आया है कि जब भी वहाँ पे हालात ऐसे सिचुएशन बनती है जो बेसिकली फॉल्स प्रोपेगेंडा चलाते हैं, भारत विरोधी लोग हैं, जो कट्टरपंथी है, उनको मौका मिल जाता है। और इसमें अगर हम देखें जो इस वक्त हालात बांग्लादेश में बने हुए हैं, इसमें चीन और पाकिस्तान, इनकी क्या भूमिका आप देखते हैं? देखिए, ये जियोपॉलिटिक्स बांग्लादेश के अंदर चल रही है, ये हमें समझना बहुत, हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। वो समझना इसलिए ज़रूरी है कि शेख हसीना प्रो इंडिया थी, जबकि वो भी थोड़ा बैलेंस करने के लिए चाइना के साथ में छुपन छुपाई खेल रही थी। और आपको याद हो कि जब ये अपराइजिंग हुई थी ढाका के अंदर, तो वो चाइना में थी और चाइना से अपना दौरा कट शॉर्ट करके वो ढाका आई थी। लेकिन चाइना की भी पकड़ वहाँ पर बांग्लादेश के अंदर बढ़ती जा रही थी। चाइना बांग्लादेश के लिए सबमरीन्स भी बना रहा था। बांग्लादेशी पोर्ट्स के ऊपर ही वहाँ पे कार्रवाई चल रही थी, उनकी एक्टिविटी चल रही थी। तो अमेरिका इससे खुश नहीं था। तो अमेरिका चाहता था कि यहाँ पर चाइना ना आए, क्योंकि चाइना अगर बांग्लादेश में सक्रिय होता है तो बे ऑफ बंगाल और पूरा जो इंडियन ओशन का जो इलाका है, ईस्टर्न इंडियन ओशन का इलाका, वहाँ पर काफ़ी उसका प्रभाव बढ़ जाएगा। अभी भी वैसे है चाइना कोको आइलैंड्स में, लेकिन उसकी बहुत थोड़ी कैपेसिटी है वहाँ पर। अगर बांग्लादेश उसके पास पहुँचता है तो उसकी कैपेसिटी बहुत बढ़ जाएगी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए अमेरिका की CIA और पाकिस्तान की ISI, देखिए, बांग्लादेश के घर के दरवाजे के ताले की चाबी ना CIA के पास थी, ना MI5 और 6 के पास थी, ना आपके चाइनीज़ के पास थी, वो पाकिस्तान की ISI के पास थी और उस चाबी का नाम है जमायत इस्लामी। तो सर, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ कि जो इस वक्त है, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं। मुझे लगता है जो दर्शक हमें देख रहे होंगे उनको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। तो अभी क्या है, अभी जो जैसा दिख रहा है उसके पीछे कौन लोग हैं, मकसद क्या है? देखिए, जो बांग्लादेश की पॉलिटिक्स 1971 से लेकर आज तक रही है, वो इसी पर केंद्रित रही है कि प्रो इंडिया, एंटी इंडिया। मुजीबुर रहमान को इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा प्रो इंडिया देखा जा रहा था। उसके शासन के तहत बहुत ज़्यादा करप्शन की बातें हुई। उसके शासन के टाइम में ये इल्ज़ाम लगा कि वो वन पार्टी रूल इस्टेब्लिश करना चाहता है।
और याद रहे कि शेख हसीना के ऊपर भी यही एग्जैक्ट चार्जेस लगे हैं। शेख हसीना ने बीएनपी को बैन भी कर दिया था। शेख हसीना लिटरली वन पार्टी सिस्टम इस्टेब्लिश कर चुकी थी और उनके खिलाफ भी करप्शन के चार्जेस थे, उनके खिलाफ भी डिक्टेटरशिप के चार्जेस थे और ये कार्रवाई उनके खिलाफ हुई। लेकिन याद रहे कि मुजीबुर रहमान को जब मारा गया और उनके बदले में जब आदमी जो आया, दैट इज़ ज़ियाउर रहमान, जिनकी पत्नी खालिदा ज़िया हैं। अब ये एक चीज़ और मैं यहाँ पे समझा दूँ कि बांग्लादेश की फ़ौज के ऑफिसर्स के बीच में बहुत पॉलिटिक्स रही है, शुरू से रही है, आज भी है। और उसका कारण ये है कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा था तो कुछ बांग्लादेशी ऑफिसर भारत के साथ मुक्ति बाहिनी और बागी यूनिटों को कमांड कर रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ, और कुछ बांग्लादेशी ऑफिसर पाकिस्तान आर्मी के साथ भारत के खिलाफ लड़ रहे थे। तो ये तब से चला आ रहा तो है। जब बांग्लादेश आज़ाद हो गया और बांग्लादेश की फौज जब इकट्ठी हुई तो इसमें दोनों किस्म के एलिमेंट थे, प्रो इंडिया प्रो पाकिस्तान। और ये तो जो जनरल जिया थे, ज़ियाउर रहमान, इन्होंने भारत के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। ठीक है। और इनके बदले में आए इरशाद, वो पाकिस्तान की फौज में थे और पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी और भारत के प्रिजनर ऑफ वॉर रहे। सर ठीक है, हम हिस्ट्री तो जान रहे हैं और ये मुझे लगता है कि ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप हिस्ट्री नहीं जानेंगे तब तक हम मेरा कहने का मतलब है कि ये नहीं दो समझेंगे। धड़े जो हैं ये चलते रहे, शेख हसीना, फिर कभी खालिदा जिया। और आपको एक और बहुत, शायद आपके व्यूअर्स भी इस बात को सुन के चौंकेंगे कि 2001 में भारत और बांग्लादेश की झड़प हुई थी और भारत के 16 सैनिक मारे गए थे उस झड़प में और 3 बांग्लादेशी सैनिक मारे गए थे। अब सवाल ये होगा कि भाई भारत ने क्यों कार्रवाई नहीं करी और भारत अब क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा। तो सब के पीछे आप एक चीज को समझ लीजिए कि जो एंटी इंडिया एलिमेंट है बांग्लादेश के अंदर, जो भारत विरोधी एलिमेंट है, वो तहे दिल से सुबह दोपहर शाम दुआ मनाता है कि भारत बांग्लादेश पर हमला कर दे, क्योंकि जो गुडविल और सेंटिमेंट भारत की मदद से बांग्लादेशी आवाम में पैदा हुआ वो आज भी कहीं ना कहीं बरकरार है। तो लेकिन सर जो ये आप बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू बता रहे हैं, लेकिन जो इस वक्त की सिचुएशन है, क्योंकि अगर हम देखें तो जो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने बयान दिया कि असम में तो 40% जो आबादी है वो बांग्लादेशी है। खतरा भारत के लिए बहुत बड़ा है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि अभी क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा जो हैं वो पॉलिटिशियन हैं और चीफ मिनिस्टर भी हैं। वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में बांग्लादेशी वहाँ पे हैं, तो अगर हैं तो उनको निकाल देना चाहिए। एक बी, भारत के लिए बहुत ख़तरा है बांग्लादेशियों की वजह से, तो बिल्कुल है। अगर इलीगल बांग्लादेशी भारत में है तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी डायमेंशन है। और इस बात को आज से नहीं, कई बार कई लोगों ने, इंक्लूडिंग ममता बनर्जी, पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने इसकी बात कही है। जब लेफ्ट की सरकार थी तो इन्हीं ममता बनर्जी ने इन्हीं घुसपैठियों के बारे में, इन्हीं बांग्लादेशियों के बारे में पार्लियामेंट के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त तकरीर दी थी। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी वो स्पीच। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है। जो हेमंत कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बांग्लादेशी जो भारत में है उनसे हमें एक किस्म का ख़तरा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल। और हम आपको बताएं कि जो चिकन स्नैक की हम चर्चा कर रहे हैं, दरअसल ये पूरे भारत को नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जोड़ता है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं। अब इसमें जो ये तो राजनीति तो इस पर होती रहेगी, लेकिन जिस तरीके से जो ये पूरे बांग्लादेश में अगर हम देखें तो यूनुस ने जो कहा था, जो वहाँ के मुखिया हैं, वो चीन जा कर के कहते हैं कि हमारे लिए अपार संभावनाएँ हैं इस क्षेत्र में। पहले के अतीत में बयान देखे, अभी फिर से इसकी चर्चा हो रही है। तो ये अगर हम देखें तो हम इस पर अब क्या कर सकते हैं अगर बांग्लादेश के लिहाज से हम देखें? चलिए, इसको मैं ऐसे समझाता हूँ कि मान लीजिए हम एक पल के लिए, एक क्षण के लिए हम कहते हैं कि जी चलिए बांग्लादेश को हम एक फ्री पास देते हैं और आप जो है चिकन स्नैक पे कार्रवाई कर दीजिए। अच्छा, मान लीजिए, हाइपोथेटिकल। ओके। और वो चिकन स्नैक पर कार्रवाई कर देते हैं। क्या कार्रवाई कर देते हैं? वहाँ पे एक रेल लाइन जाती है, एक रोड जाती है, तीस्ता रिवर के ऊपर, वहाँ पर ब्रिज है, घने जंगल हैं।
तो आप आतंकवादियों की तरह छुपकर आके वहां पर इस कम्युनिकेशन लाइन को डिसरप्ट कर सकते हैं। ठीक है, मान लिया आपको अलाउ कर दिया हमने कि आप कर दीजिए। आप मेरे को ये बताइए कि अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो क्या बांग्लादेश उसके बाद की सिचुएशन के लिए तैयार है? लेकिन बांग्लादेश को तो बैक हाँ, चाइना और पाकिस्तान, मैं कह रहा हूं कि उसको किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क का समर्थन हो, क्या वो उसके बाद की स्थिति को झेल पाएगा? क्या पाकिस्तान पहलगाम के बाद की स्थिति को झेल पाया? उसके साथ तो अमेरिका भी है, उसके पास तो चीन भी है, उसके पास तो सऊदी अरेबिया भी था, पूरा मिडिल ईस्ट था। क्या हुआ? तो मतलब ये प्रोपेगेंडा ही है। मैं कह रहा हूं कि बांग्लादेश का अस्तित्व, बांग्लादेश की जो सीमाएं हैं वो ऐसी नहीं रहेंगी जैसी दिख रही हैं। क्योंकि आज का भारत है। और सवाल ही नहीं पैदा होता, सपने में भी अगर डरावना सपना भी देख रहे होंगे तब भी ऐसा सपना बांग्लादेश की ना फौज देख पाएगी और ना यूनिस भैया देख पाएंगे। लेकिन हमने अपनी तैयारी तो पुख्ता कर दी है। उसमें तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है। क्या तैयारी करनी है बांग्लादेश के लिए? क्या तैयारी करनी है? बांग्लादेश के लिए कोई तैयारी नहीं करनी है। उनकी फौज लेकिन जिस क्योंकि ये चर्चा, देखिए सर, ये चर्चा इसलिए होती है क्योंकि हमने चिकन स्नैक की बात की है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को मालूम होगा या बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा इसके बारे में। मुझे लगता है कि अब पता चल गया होगा, लेकिन चर्चा तो हो ही रही है ना भाई। इतनी बड़ी फौज है और कंटिजेंसीज तो फौज हमेशा से, क्योंकि इस पर तो हमेशा से नजर, ये तो चलिए अभी सिचुएशन अभी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, लेकिन नजर तो हमेशा से रही है। हाँ, तो दोकलाम के अंदर जो एक्टिविटी चीन की हुई थी वो भी तो चिकन स्नैक को प्रेशर में लाने के लिए थी। हाँ। चिकन स्नैक को 3 तरफ से घेरा जा सकता है, नेपाल की तरफ से भी घेरा जा सकता है, चीन, दोकलाम और भूटान की तरफ से भी घेरा जा सकता है और बांग्लादेश की तरफ से तो घेरा जा ही सकता है। तो ये तीनों तरफा जो प्रेशर उधर पड़ता है चिकन स्नैक पर, उसके लिए भारतीय सेना, भारतीय सरकार, भारतीय तंत्र पूरी तरह से मुस्तैद है, अवेयर है और बहुत सारे कंटिजेंसी प्लान हैं। इसलिए इम्पोर्टेंट है, जैसे आपने जिक्र किया कि 3 इंटरनेशनल बॉर्डर्स है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश, और चीन से दूरी 130 किलोमीटर भाई है। दोकलाम में इसीलिए तो हमने एक्शन किया। अगर हम वहां से छोड़ देते तो चीन की तोपों के गोले जो है वो सीधा का सीधा सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे आके गिरते। इतना नजदीक था। यही सबसे इम्पोर्टेंट तो पॉइंट है। ये ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल नजरअंदाज करके बैठे हैं और सिर्फ सोशल मीडिया पे चिकन स्नैक चल रहा है। हर चीजें तो बताई सब नहीं जगह पे जाती। है। आखिरी कमेंट सर, आप क्या कहेंगे जो दर्शक हमें देख रहे हैं? बस आखिरी कमेंट ये है कि जो हिंदू मारा गया है, या इसको आप किसी भी एंगल से देख लीजिए, या हिंदू के एंगल से देख लीजिए, या आप इंसानियत के एंगल से देख लीजिए, बहुत ही खतरनाक हुआ है। बहुत ही बर्बर हुआ है और भारत को बहुत ज़्यादा संयम बरतने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं है कि यूनिस सरकार के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, उसके ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर पड़ना चाहिए, डिप्लोमेटिक प्रेशर पड़ना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि किसने हमको रोक रखा है कि हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाकर और यूनिस के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाएं, क्योंकि वो इलीगल तरीके से काबिज हुआ है। एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को उसने अपदस्थ किया है और वहाँ पर जो अराजक स्थिति पैदा हुई है वो उसकी वजह से हुई है और माइनॉरिटीज का जीवन खतरे में है। बहुत बड़े जेनोसाइड, आवाम जो है परेशान है ना, अब तो आवाम भी परेशान है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में, दिमाग में रखते हुए भारत को बहुत ही हैवी डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाना चाहिए। बिल्कुल। और हम देख रहे हैं कि इस वक्त खुद जब ये, आखिर में बोलूँगी कि जब ये मौत हुई तो उसके बाद खुद वहाँ से आधिकारिक ट्वीट आता है कि क्या एक्शन लिया गया है जो हिंदू युवक वहाँ पर मारा गया। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी इंपॉर्टेंट आपने इन्फॉर्मेशन शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा। आपके मन में कोई सवाल है, आप किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चर्चा चाहते हैं तो भी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।